देखिए, स्वर संधि यानी अच संधि प्रकरण के अंतर्गत हमारी सेकंड नंबर की संधि है अयादि संधि। देखिए, आज हम अयादि संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, अय आदि संधि, देखिए इसका सूत्र देखते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा, फिर बाद में उतारना ना, नोट बाद में कीजिएगा। देखिए, इसका सूत्र है एचो आय वा या। देखिए, सूत्र को समझिए पहले। इस सूत्र में ही इस पूरी संधि की डेफिनेशन छिपी हुई है। देखिए, सूत्र का अर्थ निकालेंगे। सबसे पहले है एच, फिर आय, ये आधा करेंगे तो अव बच गया, वह भी आधा करेंगे तो आ निकल के सामने आता है, और ये में आ है तो और आओ। इसलिए हमने इसका सूत्र में जो पद हैं, जितने भी पद हैं, उनको हमने अलग अलग कर दिया। क्यों किया? सूत्र का अर्थ निकालने के लिए। इसमें 5 शब्द हैं, एच, आय, अब, आय और आव। ठीक है, मैंने आपको पहले यण संधि के अंतर्गत बताया था कि जिस पद में यदि पंचमी विभक्ति होती है तो उसका मतलब होता है पहले, और जिस पद में सप्तमी होती है उसका मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो यहाँ एचो शब्द आया है तो इसमें पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी का मतलब कहने का हो गया पहले। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि एच पहले होने पर। ठीक है, एच का मतलब यहाँ एच प्रत्याहार से है। एच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? देखो, ए, ओ, आई और औ, ये 4 वर्ण आते हैं एच प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है, यदि इन चारों वर्णों के बाद, यानी कि सूत्र में तो कहा गया पहले, यानी पहले तो ये चारों वर्ण होंगे, चारों में से कोई भी एक वर्ण। ठीक है ना। यदि इनके बाद क्या आए? स्वर कौन सा? कोई भी स्वर आए, चाहे वो समान आए चाहे असमान आए, स्वर होना चाहिए बस। यानी यदि ए, ओ, आई और औ इनके बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर तो आय हो जाता है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है। ठीक है, आई के स्थान पर आय हो जाता है, और औ के स्थान पर आव हो जाता है। ठीक है, क्लियर? आए समझ में? देखिए, दोबारा से देखिए, मैं ऐसे इसी यहाँ समझाता हूँ। जैसे ए, ओ, आई और औ, इनके बाद में क्या आए? कोई भी स्वर आए, ए, ओ, आई, औ, इनके बाद में कोई भी स्वर आए, चाहे समान हो चाहे असमान हो, तो एक के स्थान पर तो क्या हो जाता है? आय हो जाएगा। ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, आई के स्थान पर आय हो जाएगा, और औ के स्थान पर आ हो जाता है। ठीक है, यानी ए के स्थान पर आदेश, ओ के स्थान पर अव आदेश, आई के स्थान पर आय आदेश और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। ठीक है, ये आपकी
अयादी संधि की डेफिनेशन हो गई। और ये हमने इसी सूत्र को यहाँ पर अर्थ निकाला, इस सूत्र का अर्थ निकाला है हमने। सूत्र कहता है एच के स्थान पर अय अव आय आव आदेश हो जाता है, लेकिन वो कब होता है, जब उसके बाद में कोई भी स्वर आए। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे। यदि एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ओ, ये क्रम मैंने जो माहेश्वर सूत्र है महर्षि पाणिनि ने दिए, यानी जो भगवान शंकर के डमरू से निकले थे ना, उन 14 माहेश्वर सूत्रों के जो क्रम है, वर्णों का क्रम है, उसके अनुसार है ये वर्ण। ठीक है ना, तो जो पूरी ग्रामर पढ़ेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, यानी कि यदि एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार का मतलब 4 वर्णों से है। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ओ आई तथा औ। क्लियर, यदि एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर, कोई भी स्वर आए तो, कोई भी स्वर आए तो उनके स्थान पर, उनके स्थान पर क्रमशः, क्रमशः आय कोमा अव कोमा आय तथा आव आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैंने आप डेफिनेशन में क्रमशः शब्द जोड़ा है, तो क्रमशः का मतलब क्रम से होगा, यानी कि ए के स्थान पर अय होगा, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब इन वर्णों के बाद कोई भी स्वर आए तो। ठीक है, ये अयादी संधि की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपके। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, नई प्लस अकह, एक उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम, हरे प्लस ए, ये अलग अलग स्वर हो गए और ये समान स्वर का हो गया। ठीक है, और एक उदाहरण लेते हैं हम, पो प्लस इत्रम। ठीक है, इन 3 एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। देखिए, पहले आप समझिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला उदाहरण है हमारा नई प्लस अकह। देखिए नई, अलग अलग करेंगे हम इनको। न में क्या मिला हुआ है, आई, और बाद में ए और कह, है ना, यही बात है। अब देखिए मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि यदि यहाँ देखो, ए ओ आई और औ, इन चारों वर्णों के में से कोई भी वर्ण प्लस से पहले हो और उसके बाद में कोई भी स्वर आए, तो यहाँ आई आया है और बाद में ए आया है, ए स्वर है, स्वर आ गया ना, आई के बाद स्वर आ गया, तो आई एक आई है, आई है, आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो ये आई है, इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, आय कर देंगे,
आय आदेश हो जाएगा। इधर न बच गया और आगे क्या बच गया, ए और क। ये स्थिति आ गई हमारे सामने। अब देखिए हम इनको मिला के लिख देंगे। न में आ मिला तो क्या बन गया, ना। ये में ए मिला तो क्या बन गया, ये। और क और आगे भी सर ये है ही, तो क्या बन गया, नायक है। तो नई प्लस अक है, क्या बनेगा, नायक है। ठीक है। इसी प्रकार ये असमान वाला हो गया। अब देखिए समान वाला, हरे प्लस ए, रे है, रे में क्या है, ए है, और बाद में भी क्या है, ए है। तो यहाँ आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ दोनों तरफ समान स्वर आएगा तो यहाँ सेवन दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ दीर्घ नहीं होगी, यहाँ अयादी होगी। देखिए कैसे होगी। देखिए मैंने लिखवाया कि ए ओ आई औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो यहाँ ए है और बाद में भी ए है, यानी ए के बाद स्वर आ गया। स्वर कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो समान हो चाहे असमान हो, कोई भी हो, स्वर आना चाहिए बस। ठीक है। देखिए ए के बाद में स्वर आया तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ठीक है। इधर है, र है और आगे क्या है, ए है। ये वाली स्थिति है हमारे सामने। अब इनको मिलाकर लिख देंगे, क्या बन जाएगा, है, र में ए मिला तो रे, और ये में ए मिला तो ये, हर ये, हरे प्लस ए क्या बना, हर ये। समझ में आ रहा है ना। देखिए आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आए ना, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, तो आपको वहाँ उसका जवाब मिल जाएगा, आपको वहाँ समझाया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार थर्ड उदाहरण देखते हैं। पे में क्या मिला हुआ है, ओ, और आगे क्या है, ई है ना। तो ओ के बाद में स्वर आ गया तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। ठीक है। आगे ई है और इधर क्या है, पे है, तो मिलाएंगे तो क्या बना, पे में एम मिला तो पे, वे में ई मिला तो वी, और त्रय ऐसे कैसे है ही आगे का, तो क्या बन जाएगा, पवित्रम। पो प्लस इत्रम क्या बना, पवित्रम। ठीक है। देखिए ये हमारी अयादी संधि। देखिए आप इसको मैंने डेफिनेशन समझा दिया आपको, और ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इस तरह से बनेंगे। आप इनको एक बार नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लीजिए। कर लिए होंगे नोट। देखिए आगे मैं कुछ इनके एग्जाम्पल्स देता हूँ, आप उनको बनाओगे यहीं पे, है ना। वीडियो को पॉज करके आप उनको बनाइए। ठीक है। देखिए उदाहरण और मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ इसी संधि के। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ने प्लस अनम। ठीक है। आप इनको बनाओगे, ने प्लस अनम, डई प्लस अकह, डई प्लस अकह, से प्लस अनम। ठीक है। चे प्लस अनम, इनको आप बनाओगे भी। भो प्लस अनम,
देखिए यहाँ ये ध्यान रखना कि कौन से वर्ण के स्थान पर क्या आदेश होगा। ठीक है, विष्णु प्लस ए। ठीक है, चई प्लस अकह, चई प्लस अकह, पौ प्लस अकह, पो प्लस अनम, और पौ प्लस अनम। ठीक है, नौ प्लस इके, लई प्लस अकह। ठीक है, देखिए ये मैंने कुछ उदाहरण दिए, आप इनको बनाओ। यही वीडियो पॉज कर दो, आप इनको पहले बनाओ, फिर मैं भी इनको बनवाता हूँ। ठीक है, ये तो कुछ उदाहरण दिए मैंने आपको, इनको आप बनाइए। ठीक है, पहले तो ये आयादी संधि वाला जो पार्ट है इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं ये, इनको आप बनाइए। देखिए बना लिए होंगे आपने। देखिए मिलान कर लीजिए इनके, इनका क्या क्या बनेगा। देखिए ने प्लस अनम क्या बनेगा, नयनम। से प्लस अनम, शयनम। भो प्लस अनम, ओ आया है तो ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, अब हो जाता है, तो भवनम। आई आया है, आई के स्थान पर आय हो जाएगा तो क्या बनेगा, चायक है। पो प्लस अनम, ओ आया है तो ओ के स्थान पर क्या बनता है, अब बनता है, तो क्या बनेगा, पवनम। औ नौ प्लस इके, औ आया है तो औ के स्थान पर क्या बनेगा, आव बनेगा, तो नाविक है। ठीक है, आई है, आई के स्थान पर क्या बनता है, आय बनता है, तो डायक है। चय प्लस अनम, चयनम, आय ए है तो आय बन जाएगा चयनम। ओ है विष्णु प्लस ए तो ओ के स्थान पर क्या बनता है, अव बनता है, तो विषय क्या बनेगा, अव बनेगा ना, तो नेम पूरा, और वह है ए तो इसमें मिल गया और वे में ए मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विष्णुवे। पौ प्लस अक है, औ है तो औ के स्थान पर आव हो जाएगा, तो पावक है। औ है पौ प्लस अनम तो क्या बनेगा, पावनम। लई प्लस अगे आई है, आई आया है तो आई के स्थान पर क्या बनेगा, आय, तो क्या बनेगा, लायक है। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए, आप मिलान कीजिए कितना सही आया है। और जो इनमें जो एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है आपके, वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है,
देखिए, ये मैंने अयादी संधि की डेफिनेशन और कुछ उदाहरण बताए हैं। अब इसके अलावा अयादी संधि के अंतर्गत कुछ रूल्स ऐसे भी आते हैं जो इन एक तरह से इसके इन नियमों के जो ये अयादी संधि का नियम है, आय और आव आदेश वाले, इनका खंडन करते हैं, लेकिन वो अयादी संधि के अंतर्गत ही आते हैं। तो उन नियमों को भी हम यहाँ देखते हैं। देखिए, फर्स्ट फर्स्ट रूल देखेंगे हम यहाँ पर। नोट डाल के लिख लो चाहे उनको ना आप, मैं नोट डाल के लिख देता हूँ। नोट फर्स्ट नंबर देखिए, इसमें कुछ जो मैं रूल्स लिखाऊंगा, इसमें जो उदाहरण लिखाऊंगा, उदाहरण फिक्स है, कुछ ज़्यादा उदाहरण नहीं है, एक दो ही उदाहरण है, ठीक है ना। बाकी अधिकांश उदाहरण जो ये मैंने रूल लिखवाया ना, मुख्य रूल है HOIY वाला, इसी रूल पर आधारित रहेंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट रूल है कि यकार से प्रारंभ, यानी कि ये से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के बाद में होने पर जो ओ आता है, ओ और औ होता है ना, तो उसके स्थान पर अव तथा आव आदेश होता है। एक नियम वही रह जाता है, नियम इसी पे आधारित है ये नियम भी, लेकिन इसके उदाहरण अलग आ जाते हैं थोड़े, ठीक है। देखिए, यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के बाद में होने पर भी बाद में होने पर भी ओ तथा औ के स्थान पर क्रमशः ओ तथा औ के स्थान पर क्रमशः अव तथा आव आदेश होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि और अव के स्थान पर अव और आव, तो इसमें भी आदेश होता था HOIY वाले सूत्र में, फिर इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, इसके लिए मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ, जो ये नियम लिखवाया ना, इसका सूत्र होता है वांतो यी प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय सप्तमी विभक्ति आ गई ना, तो मैंने सप्तमी में लिखवाया था आपको कि बाद में होने पर, यानी कि ये प्रत्यय बाद में होने पर, ये एक प्रत्यय है, ये यानी कि जिनमें भी ये शेष बचता है वो वाले प्रत्यय बाद में होने पर। वांतो एक तरह से एक शब्द है, जिस सूत्र में वांतो उपसंख्यानम ये सूत्र लग जाते हैं ना, उसका मतलब हो जाता है कि वो सूत्र अपवाद स्वरूप है, यानी जो जो मुख्य नियम है उसका वो सूत्र खंडन करता है, मुख्य जो सूत्र है उसका खंडन करता है। तो वांतो शब्द ये HOIY वाले का सूत्र का खंडन करते हुए कहता है कि ये प्रत्यय बाद में होने पर भी, जो ये ऊपर कार्य बताया गया है आय और आव वाला, ये कार्य ये प्रत्यय होने पर भी होगा। देखिए, इसमें स्थिति ये बन जाती है, ऊपर वाली तो स्थिति थी कि ओ और औ के बाद कोई स्वर होगा तो ही अव और आव आदेश होगा, लेकिन इस नियम में आगे बाद में स्वर नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, ये मिलेगा, यानी इधर तो ओ या औ में से कोई वर्ण मिलेगा,
और बाद में ये मिलेगा। ठीक है, तो अव और आव आदेश होगा, यानी कि इधर ओ हो या औ में से कोई हो और बाद में ये हो, तो औ के स्थान पर तो अव आदेश हो जाएगा और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। ये ध्यान रखना। यानी कि ऊपर वाली स्थिति में तो यहाँ पर स्वर आता था, लेकिन यहाँ स्वर नहीं है बल्कि क्या है, व्यंजन है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ओ या औ के बाद यदि ये आए, ये यकार आए, यकार से मतलब यहाँ ये वर्ण से है, ये व्यंजन है। ठीक है, तो भी औ के स्थान पर तो अव होगा और औ का आव हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, गो प्लस यम, गो प्लस यम, गे, गे में क्या है, ओ है और बाद में क्या आया है, ये यम। ठीक है, यानी इधर तो ओ आ गया, लेकिन अयादी संधि का जो ऊपर वाला नियम है एचो अयवाय वाला, वो नियम कहता है कि इधर ओ हो और बाद में कोई स्वर आए तो काम करता है वो नियम। लेकिन यहाँ बाद में ये आया है, यकार आया है, यकार व्यंजन है, तो यहाँ ये आ गया ना, तो ये ओ, ये सूत्र कहता है कि वान तो ये प्रत्यय सूत्र लगेगा यहाँ पर। और ये सूत्र कहता है कि अगर बाद में यकार आए तो भी ओ के स्थान पर तो अव कर देंगे और औ आए तो अव के स्थान पर आव कर देंगे। तो यहाँ ओ आया है तो ओ के स्थान पर अव हो जाएगा। ठीक है, मिलाकर लिखेंगे, गे में ए मिला, गे, वे आधा है, आगे स्वर नहीं तो आधा वह ही, आगे यम बच गया, तो क्या बन जाएगा, गव्यम। गो प्लस यम गव्यम बनेगा। तो यहाँ एचो या वाला जो सूत्र है वो सूत्र काम नहीं करेगा, बल्कि कौन सा करेगा, वांतो ही प्रत्यय करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर बाद में व्यंजन है, यकार आया है, इसलिए वांतो ही प्रत्यय वाला सूत्र काम करेगा। यदि बाद में यहाँ यकार के स्थान पर यदि कोई स्वर होता तो कौन सा सूत्र लगता, एचो अयवाय, एचो अयवाय वाला सूत्र ही काम आता, प्रयोग आता। ठीक है, इसी प्रकार 9 प्लस यम, भव, भव प्लस यम। ठीक है, सेम नियम है, न है, औ है आगे और बाद में क्या आया है, यम, तो औ के स्थान पर क्या कर देंगे हम, आव, ओ आए तो अव करेंगे, औ आए तो क्या कर देंगे, आव कर देंगे, मिलाकर लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, न में आ मिला ना, वह आधा है, यम, नव्यम। इसी प्रकार भो प्लस यम, भय में क्या मिला हुआ है, ओ है और बाद में ये यकार है, तो ओ के स्थान पर क्या कर देंगे हम, अव आदेश हो जाएगा। इधर भय है और आगे क्या है, यम, मिलाकर लिखेंगे, भय में ए मिला तो भय, वह आधा है और आगे यम, तो क्या बन जाएगा, भव्यम। ठीक है, 9 प्लस यम का तो नाव्यम, भो प्लस यम का भव्यम। ठीक है, आ गए नियम समझ में। ठीक है, अधिकांश ये 3 ही उदाहरण पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, आ गया ना समझ में यहाँ तक। ठीक है, ये एक ही नियम बहुत है ना। अब नेक्स्ट संधि आती है हमारी गुण संधि। ठीक है, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। देखिए नेक्स्ट संधि है हमारी नंबर 3, गुण संधि। नेक्स्ट संधि है गुण संधि। देखिए गुण संधि, देखिए स्वर संधि के अंतर्गत हमने 2 संधियां पढ़ ली हैं,
यण संधि और अयादि संधि, दोनों ही संधियों में जो परिवर्तन होता था, जो विकार होता था, वो लगभग सेम होता था। यानी कि पहले वाला जो वर्ण है, प्लस से पहले वाला वर्ण होता था, उसके स्थान पर कोई नया वर्ण होता था, यानी कि कोई नया वर्ण आदेश होता था। लेकिन जो ये गुण संधि है, इसमें जो प्लस से पहले वाला वर्ण है और प्लस के जो बाद वाला वर्ण है, उन दोनों वर्णों को मिलकर कोई एक वर्ण, एक आदेश होगा। ठीक है, इन दो वर्णों से मिलकर एक वर्ण बनेगा। ठीक है, देखिए गुण संधि। सबसे पहले आप जो गुण संधि है, गुण का, तो गुण संधि पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि गुण होता क्या है। ठीक है, देखिए गुण संधि, गुण संधि को पढ़ने से पहले हम पहले गुण की परिभाषा पता होना चाहिए कि गुण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, गुण होता क्या है, ग्रामर की दृष्टि से गुण होता क्या है। ठीक है, तो गुण होता क्या है, इसके लिए एक सूत्र होता है। देखिए, गुण एक संज्ञा है, संधि पर हम बाद में आएंगे, पहले गुण संज्ञा देखते हैं। इसका सूत्र होता है अदेंग गुण है, अदेंग गुण है। पहले ध्यान से समझिएगा, आप बाद में नोट कीजिएगा इस संधि को। ठीक है, मैं डेफिनेशन पूरा टाइम मिलेगा आपको नोट करने के लिए। ठीक है, देखिए अद एंग गुण है, तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि जब भी किसी भी सूत्र का अर्थ निकालना हो तो उसके क्या किया जाता है, उसका विभाजन किया जाता है, उसके टुकड़े कर लेते हैं। तो इसको अलग अलग करके लिखते हैं। देखिए अद एंग गुण है, अद एंग में अत, एंग और गुण, ये तीन शब्द निकल कर सामने आते हैं हमारे पास। कौन कौन से? अत, एंग और गुण। ठीक है, देखिए अब इनका मतलब समझते हैं। अत का मतलब क्या होता है और एंग का मतलब क्या होता है और गुण का मतलब क्या होता है। तो इस सूत्र का भावार्थ ये निकला, अत तथा एंग गुण संज्ञक होते हैं। इस सूत्र का भावार्थ क्या निकलेगा? अत और एंग गुण संज्ञक होते हैं, गुण संज्ञक होते हैं। तो कहने का मतलब जो अत और एंग वर्ण है, ये वर्ण कौन से होते हैं? गुण वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों को क्या कहा जाता है? गुण कहते हैं। अत, अत के अंतर्गत तो आता है ए। अत का मतलब सिर्फ, यानी जिस संस्कृत ग्रामर में जिसके पद के अंत में तय लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है वो वर्ण। जैसे कित लग गया, कित लग गया तो की, तो उसमें की वर्ण। जैसे अत है तो यहाँ पर किसका ग्रहण होगा? सिर्फ ए वर्ण का ग्रहण होगा। किसका होगा? ए वर्ण का। ठीक है, तो अत का मतलब क्या हुआ? ए। और एंग का मतलब क्या हुआ? एंग, एंग का मतलब, एंग एक क्या है? प्रत्याहार है। ठीक है, और एंग वर्ण के अंतर्गत आते हैं ए और ओ। ठीक है, ए और ओ। तो कहने का अर्थ ये हो गया, ए ओ, ये तीनों क्या है? गुण कहलाते हैं। तो इस सूत्र का भावार्थ क्या निकलेगा? ए तथा ओ गुण कहलाते हैं। तो ये मैंने बताई आपको कि गुण होते क्या है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि जो ये गुण संधि है, ये पूरी किन्स पे डिपेंड है? ए और ओ पे डिपेंड करती है। इन तीनों वर्णों के आधार पर ये पूरा गुण संधि का कार्य होगा। ठीक है, ये बात होगी अदेंग गुण है की। ठीक है, अब बात करते हैं गुण संधि। तो गुण संज्ञा का सूत्र है। अब बात आते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, गुण संधि पर। गुण संधि,
इसका सूत्र हो जाएगा आद गुणा आद गुणा है, ठीक है, आद गुणा आद गुणा है, ठीक है। देखो गुण संधि का ये तो अदेंग गुण था, ये गुण संज्ञा सूत्र था, और जो आद गुण है ये गुण संधि का सूत्र है, ठीक है। आद गुण है, इसलिए मैं अदेंग गुण क्यों पढ़ा है वो इसमें समझ में आ जाएगा कि मैंने उस चीज़ को पहले क्यों पढ़ाई। देखिए आद गुण है, इस सूत्र का अर्थ देखते हैं, अलग अलग कहते हैं। आद आद का मतलब वही आत, जिस प्रकार वहाँ अद था तो अत हो गया, तो यहाँ आत है और गुण है। देखो कहने का मतलब ये है कि आत आत का मतलब यहाँ पर सिर्फ आवर्ण से है, आ से है, और गुण गुण का मतलब यहाँ गुण वर्णों से है। गुण वर्ण का मतलब ए और ओ से है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ कौन कौन से वर्ण प्रयोग आएंगे, ए आ ए तथा ओ वर्ण काम आएंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो गुण संधि हुए इन चारों वर्णों पे है, ए आ ए ओ। ए और आ होंगे प्लस से पहले होंगे, और जो ए और ओ होगा ये वर्ण आदेश होंगे, ठीक है। आपको मैंने वर्ण विचार पढ़ाते समय मैंने एक चीज़ बताई थी कि क्या, देखो यहाँ दो वर्ण है गुण संज्ञा वर्ण, ए है और ओ है, ठीक है, ए और ओ। तो वहाँ मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो ए है ये तो किस किस वर्ण से मिलकर बनता है, ए और ई से मिलकर बनता है। ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, इधर ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है, ठीक है। और जो ये ओ है ये किससे मिलकर बनता है, ए या आ इधर हो और बाद में क्या हो, छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, तो ओ बनता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हो गया। तो हम इधर से वर्ण विचार वाले टॉपिक से इस चीज़ का ग्रहण करेंगे, क्या कि जो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ए है, ए तो किस किस से मिलकर बनेगा, ए या आ इधर हो और बाद में क्या हो, छोटी ई या फिर बड़ी ई हो, और जो ओ होगा ये किससे मिलकर बनता है, ए या आ तो इधर हो और बाद में क्या हो, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ हो, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए डिटेल बताई है। अब देखिए इस सूत्र को हम एक पारिभाषिक रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले सुन लीजिए आप, बाद में नोट कीजिएगा कि यदि ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, छोटी ई या बड़ी ऊ हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और ओ एक आदेश हो जाते हैं। यानी इधर ए या आ हो बाद में छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाएगा, इधर ए या आ हो बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ आदेश हो जाएगा, ठीक, क्लियर यहाँ तक, क्लियर है ना, कोई दिक्कत, ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आगे, ठीक है यहाँ तक क्लियर है, दो चीज़ें, ठीक है। नंबर फर्स्ट गुण संज्ञा जिसमें अदेंग गुण है, फिर दूसरी गुण संधि आद गुण है, लेकिन इसमें एक तीसरी और थर्ड चीज़ और देखते हैं। जैसे ये गुण संज्ञा हो गया, एक गुण संधि का वाला कार्य हो गया, और ये हो जाएगा रपर कार्य। कैसे होगा ये और सुन लीजिए, ये आपने पहले या पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि यदि ए या आ के बाद री, छोटी रिया भाई बड़ी रिया है, गुण संधि के अंतर्गत याद है प्रकरण कि वहाँ पढ़ा होगा छोटी रिया बड़ी रिया है, तो वहाँ
अर हो जाएगा, और लिरी आए तो अल हो जाएगा। तो वह होता क्यों है? वो आदिगुण सूत्र से नहीं होता, वो उसके लिए दूसरा सूत्र प्रयोग आता है, तो वो यहाँ है। उसका सूत्र होता है उरण रप रह, उरण रे पर है, रे पर है, रे पर है, रे बाद में होने पर। उरण, उरण का मतलब यहाँ पर री से है, ठीक है। ठीक है, री, री से मतलब उड़न, दोनों का। देखिए अलग अलग करके लिखते हैं, देखो सूत्र को समझने के सबसे पहले वही विभाजन करेंगे हम। तो ये सूत्र और ये तीनों सूत्र की हम एक परिभाषा बना देंगे यहाँ पर। पहले इन सूत्रों का विस्तार से देख लीजिए आप। देखिए उड़न, इसमें अलग अलग करेंगे। उड़न, रह, रह पूरा है, ध्यान रखना यहाँ। पूरा रह और आधा रह, बहुत फर्क होता है इन संस्कृत ग्रामर में। ये पूरा रह है, पर है, ठीक है। उड़न, उड़न का मतलब होता है, उड़न का मतलब होगा यहाँ दोनों, दोनों, दोनों कौन कौन? ए या आ, ठीक। रे, रे यहाँ रे प्रत्याहार से मतलब है। रे का मतलब यहाँ रे प्रत्याहार से है, और रे प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? दो आते हैं, रे और ले, रे और ले। रे का मतलब रे प्रत्याहार, रे प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, रे और ले। और परे का मतलब होता है बाद में, ठीक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये यहाँ पर ये हो गया कि जो ए या आ है, इसके बाद यदि रिकार या लिरिकार हो, कहने का मतलब या तो री, छोटी री या बड़ी री आए। लेकिन यहाँ समझाता हूँ, यदि इधर ए या आ हो, दोनों उड़न का मतलब ए या आ वर्ण से है, ठीक है। और दोनों, दोनों मतलब यहाँ रे, रे का मतलब रे और ले, यानी कि रिकार, रिकार में कौन कौन से आते हैं? ऋषि, छोटी और बड़ी री, और ली में, लकार में लिरी, ठीक है। ठीक है ना। यदि ए या आ के बाद री या छोटी री या बड़ी री हो, या ए या आ के बाद में लिरी हो, तो वहाँ रपर कार्य होता है। रपर का कार्य का मतलब वहाँ रे और ले आदेश होता है, ठीक है। रे और ले आदेश होता है। यहाँ री होगा तो रे आदेश हो जाएगा, और ली होगा तो ले आदेश हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है वापस आद गुणा सूत्र पर आते हैं, ठीक है। अब आद गुणा में मैंने बताया था कि आद गुण है, यानी कि जो गुण संज्ञक वर्ण है, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? ए और ओ। तो यहाँ जो ए आया है, जो ए आया है उसका भी यहाँ पर ग्रहण हो जाएगा, तो जो ए है वो यहाँ पहले लग जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधी भाषा में ये होगा, यदि ए या आ के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो अर आदेश हो जाएगा, अर एक आदेश हो जाएगा। यदि ए या आ के बाद ली आए तो अल एक आदेश हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीनों सूत्रों को या तीनों कार्यों को हम एक डेफिनेशन के रूप में बांधते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटी री या बड़ी री तथा लिरी
आए तो क्रमशः तो क्रमशः तो क्रमशः ए ओ अर तथा अल एक आदेश हो जाता है। एक आदेश हो जाता है। एक आदेश हो जाता है। ठीक है, देखिए ये बात समझिए इसको। देखिए यदि इधर ए हो, डेफिनेशन में वैसे विस्तार से बता रहा हूँ, ए या आ हो और उसके बाद में छोटी ई या फिर बड़ी ई आए, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आए, छोटी ऋषि या फिर बड़ी ऋषि आए या फिर लिरी आए, तो उनके स्थान पर क्या हो जाएंगे, ए ओ अर तथा अल एक आदेश होता है। देखिए मैंने ऊपर वाली परिभाषा में एक चीज़ लिखवाई थी, आदेश होते हैं, यानी कि वहाँ तो एक वर्ण के स्थान पर कोई नया वर्ण बनता है, लेकिन यहाँ एक आदेश, एक आदेश का मतलब होता है कि दो वर्णों का एक वर्ण आदेश होता है, यानी कि दो वर्णों के स्थान पर एक ही वर्ण आदेश होगा। ठीक है, देखिए इधर ए या आ हो, बाद में छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी री या बड़ी री या फिर ली हो, तो उनके स्थान पर क्रमशः क्या होगा, ई यानी ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए बन जाएगा। ठीक है, यदि ए या आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, और यदि ए या आ के बाद में छोटी री या बड़ी री आए तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। और यदि ए या आ के बाद में ली आए, क्या आए, लिरी आए तो क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ए या आ और ई मिलकर तो अर बन जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए अब नोट कर लीजिए आप इनको एक बार, वीडियो को पॉज करके। गुण संधि, कर लिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए आगे देखिए कर लिए होंगे नोट, है ना। देखिए आज के क्लास में इतना ही। अब जो गुण संधि के उदाहरण हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कंप्लीट, और इसमें साथ में एक बार जो मैंने पढ़ा दी है संधि उनका आप लर्न भी कीजिए। ठीक है ना, धन्यवाद आज।